अभी हाल ही में एक फैसला आया है और उस फैसले में बाबरी मस्जिद को गिराने के जो अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों को निर्दोष करार दिया गया है। खास करके दिग्गज अभियुक्त, बड़े बड़े अभियुक्त जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी है, इन्हें बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में निर्दोष करार दिया गया है। उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। जस्टिस इन रोइंस, ये इसका टाइटल है। देखो, रोइंस का मतलब होता है खंडहर, अवशेष। जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग के जो टूटे फूटे अवशेष होते हैं ना, इसी तरह से इस बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए न्याय के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये जो न्याय है, अब इस देखो इस मामले को कितना हो गया, 1992 से लेके अब तक देखो आप, लगभग 30 साल इस केस को होने जा रहे हैं। तो ये न्याय नहीं है जो कुछ भी इसके संबंध में फैसला आया है, ये न्याय के टूटे फूटे अवशेष हैं। जस्टिस इन रूइंस। आगे देखते हैं। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है कि भाई आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। जुडिशियल सेटबैक्स, जुडिशियल का मतलब हो गया न्यायिक, सेटबैक का मतलब हो गया झटका लगना, है ना, कि भाई करारा झटका लगा है ना, पराजय का मुंह देखना पड़ा आपको, विफलता हाथ लगी, उसे कहा जाता है सेटबैक। टू सेक्युलर वैल्यूज़, सेक्युलर वैल्यूज़ का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष मूल्य। एंड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कानून का शासन। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारा न्याय तंत्र है, इसे पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्याय तंत्र है वह हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्य और कानून के शासन की रक्षा नहीं कर पा रहा। लगातार हम ऐसी घटनाएं लगातार देखते आ रहे हैं जिनमें कि हमारा न्याय तंत्र जो है उसे पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। हमारा न्याय तंत्र जो है वो विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा न्यायतंत्र हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की और कानून के शासन की रक्षा नहीं कर पा रहा, और अगर ऐसा ही चलता है तो भारत जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। द ruins ऑफ द बाबरी मस्जिद वर क्लियर्ड इन रिकॉर्ड टाइम। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड टाइम का मतलब होता है मतलब बहुत ही कम समय में, है ना। रिकॉर्ड टाइम का जब हम बात करते हैं ना कि भाई रिकॉर्ड टाइम का मतलब क्या है, कि भाई कोई भी काम जो है वो रिकॉर्ड टाइम में हुआ, तो इसका उसका मतलब होता है कि भाई रिकॉर्ड टाइम का मतलब है कि इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, कि भाई बिल्कुल कम से कम समय में, है ना। तो यही मतलब हुआ इसका। द रूइंस ऑफ द बाबरी मस्जिद वर क्लियर्ड इन रिकॉर्ड टाइम, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद के जो अवशेष थे, है ना, बाबरी मस्जिद के एक तरीके से जो खंडहर या जो अवशेष थे बाबरी मस्जिद के बचे हुए, उनको मतलब बिल्कुल कम से कम समय में जो है हटा दिया गया। बाय द हॉर्ड्स, अब ये जो शब्द आया ना दूसरा, इसको देखते हैं हम, इसका क्या मतलब है। HORDES। हॉर्ड्स का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो झुंड कह सकते हो आप इसे ना, कि भीड़, एक जो भीड़ होता है, समूह होता है, जो झुंड होता है ना, उसके लिए कहा गया है बाय द हॉर्ड्स ऑफ वांडाल। वांडाल किसे कहते हैं? वांडाल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि तोड़ फोड़ करता है ना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उससे हम बोलते हैं वांडाल। मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड का मतलब होता है जिसे कि एकत्रित किया गया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण। जैसे लोगों को आप एक जगह इकट्ठा करते हो ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मोबिलाइजेशन, और इस कृत्य को कहा जाता है मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड फॉर डेमोलिशिंग इट, डेमोलिश का मतलब होता है गिराना। तो देखो क्या मतलब हुआ, इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब हुआ, डेमोलिश का मतलब है गिराना ना, कि वे लोग, वे वांडाल्स, है ना, वांडाल्स का मतलब है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, यानी कि वे वांडाल्स जो कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, है ना, बाबरी मस्जिद का नाश करने के लिए जिन लोगों को झुंड में, ग्रुप में इकट्ठा किया गया था, उन्होंने बिल्कुल कम से कम समय में क्या किया, बाबरी मस्जिद के अवशेषों को जो है उस जगह से हटा दिया। सम डेट्राइटस वाज स्टिल लेफ्ट, डेट्राइटस का मतलब यही होता है मलबा, अवशेष, है ना, वही इसका मतलब ही वही होता है, अवशेष, है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सम डेट्राइटस वाज स्टिल लेफ्ट, लेकिन भाई कुछ अवशेष जो हैं बाबरी मस्जिद के वह फिर भी बचे हुए थे ना। सम डेट्राइटस वाज स्टिल लेफ्ट, कि भाई कोई कुछ थोड़ा बहुत जो अवशेष था वह अभी भी बचा हुआ था, बाकी था। दो, यद्यपि अ बिलीफ अमॉन्ग मैनी दैट जस्टिस वुड बी डन, लेकिन फिर भी क्या था, कुछ लोगों में एक विश्वास था, है ना। सम डेट्राइटस वाज स्टिल लेफ्ट, कि भाई क्या किया गया था, हुआ तो ये था कि जब ये बाबरी मस्जिद मामला हुआ था, जिस दौरान बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस दौरान बाबरी मस्जिद के जो भी अवशेष थे सारे के सारे हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी एक अवशेष बचा हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो प्रतीकात्मक रूप से एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक विश्वास लोगों में बचा हुआ था, अ बिलीफ अमॉन्ग मैनी, कि एक कई लोगों में एक विश्वास बचा हुआ था। क्या विश्वास था? दैट जस्टिस वुड बी डन, कि न्याय किया जाएगा। जस्टिस वुड बी डन का मतलब है कि भाई न्याय होगा, न्याय किया जाएगा।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ वुड बी अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, रोकना, अपहोल्ड, अपहेल्ड, रोकना, बरकरार रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना। और कई लोगों का विश्वास था कि भाई जो है न्याय होगा, और जो हमारा संविधान है और जो हमारा कानून है, रूल ऑफ लॉ यानी और जो हमारा कानून है वुड बी होल्ड, इसको बरकरार रखा जाएगा, इसको मेंटेन किया जाएगा। संविधान की गरिमा और कानून की गरिमा का जो है एक तरीके से सम्मान किया जाएगा और न्याय होगा। इफ़ द क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस, कब होगा न्याय, कब होगी हमारी संविधान की प्रतिष्ठा बरकरार, है ना। इफ़ द क्रिमिनल कोर्ट, कि यदि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, इसका मतलब होता है आपराधिक अदालत है ना, यानी कि ये जो बड़े बड़े मुकदमे होते हैं ना, मतलब क्रिमिनल कोर्ट का मतलब है कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तो होते हैं सिविल कोर्ट, दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट मतलब जिनमें छोटे मोटे मामले होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट मतलब जिनमें संगीन मामलों को देखा जाता है ना, आपराधिक मामलों को देखा जाता है। तो इफ़ द क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस दोज, कि यदि जो क्रिमिनल कोर्ट है वह दंड देता है किन लोगों को, हु प्लॉटेड, प्लॉट का मतलब होता है कि भाई जैसे आपको कोई काम करना है तो उसकी जो योजना बनाई जाती है ना, उसे कहा जाता है प्लॉट। तो हु प्लॉटेड द इवेंट्स ऑफ December 6, 1992, ये वो तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो कई लोगों को ये विश्वास था कि भाई जिन लोगों ने प्लॉट बनाया, जिन लोगों ने योजना बनाई कि भाई बाबरी मस्जिद को गिराने की, है ना, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराने की योजना जिन लोगों ने बनाई, उन लोगों को अदालत के द्वारा जो है दंडित किया जाएगा और हमारे संविधान की प्रतिष्ठा को और हमारे कानून को जो है बरकरार रखा जाएगा। ऐसा एक विश्वास, ऐसा एक अवशेष लोगों में बचा हुआ था। वरना बाबरी मस्जिद के जो अवशेष थे ना, वो तो सारे के सारे अवशेष ही उसी के दिन जो है लोगों ने उसी दिन जो है मिटा दिए गए थे। आगे देखते हैं। इवन वैन द सुप्रीम कोर्ट, इवन वैन का मतलब है यहाँ तक कि, इवन वैन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब है सौंप देना, किसी को सौंप देना, जैसे आपने किसी को जिम्मेदारी सौंप दी तो उसे क्या कहा जाएगा, हैंड ओवर। इवन वैन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट टू दोज हु वांटेड द मॉस्क, हु वांटेड द मॉस्क ब्रॉट डाउन टू बिल्ड, even when the Supreme Court handed over the empty site to those who wanted the mosque brought down to build a Ram temple, its recognition of the demolition as an egregious violence of the rule of law gave rise to hope। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, धीरे धीरे समझते हैं। देखो ये पूरा की पूरा इतना लंबा वाक्य सारा है ना, क्या मतलब है इसका। इवन वैन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट टू दोज, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था ना कि भाई ये बाबरी मस्जिद के मामले में एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये फैसला था कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से संबंधित जो विवाद है, इसमें कौन सी भूमि जो है किसके अंडर में आती है, कि भाई कौन कितना क्षेत्र जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुस्लिम लोगों का है, कितना धर्म क्षेत्र जो है हिंदू लोगों का है ना। तो इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट, कि भाई ये जो खाली जगह है, एम्प्टी साइट का मतलब है कि ये जो स्थान है ना, बाबरी मस्जिद के स्थान की बात की जा रही है कि भाई ये जो स्थान है, ये जो खाली जगह है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंप दी गई, किन लोगों को सौंप दी गई, उन लोगों को सौंप दी गई जो कि चाहते थे, क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो पहले मस्जिद बनी हुई थी ना, मॉस्क का मतलब है मस्जिद, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब है नीचे गिराना, कि उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद के स्थान को सौंप दिया गया जो कि चाहते थे, क्या चाहते थे, मस्जिद को नीचे गिराना। क्यों नीचे गिराना चाहते थे वे मस्जिद को, ताकि राम मंदिर को बनाया जा सके, टू बिल्ड अ राम टेम्पल, राम टेम्पल को निर्मित करने के लिए। इट्स आया सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट्स रिकॉग्निशन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को पहचानना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को मानना, इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द डेमोलिशन। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डेमोलिशन, कि भाई ये जो विनाश हुआ, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो इस ढांचे के गिराए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है ना, इसको ऑब्जर्व किया, इसको पहचाना। इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द डेमोलिशन एज एन इग्रीजियस, इग्रीजियस का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो शॉकिंगली बैड, है ना। इग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, है ना, एक्सट्रीमली बैड आप कह सकते हो, है ना, कि भाई मतलब बहुत ही बुरा, है ना, कि भाई शॉकिंगली बैड, है ना, बहुत ही बुरा। कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ ना, बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया, उस गिराने के कृत्य को सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये जो है बहुत ही बुरा कृत्य है ना, वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और ये जो कृत्य है यह कानून के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जो है कानून का उल्लंघन किया गया है, बिल्कुल साफ तरीके से, है ना, बहुत ही बुरी तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, तो इसके माध्यम से भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, और इस फैसले के तहत
हिंदू लोगों को जो है ये ज़मीन सौंप दी गई थी कि भाई यहाँ पे आप राम मंदिर निर्मित कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देते वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराने का जो कृत्य है ये बहुत ही बुरा कृत्य है। तो उस दौरान कई लोगों को ये उम्मीद बंधी थी, गेव राइज, राइज का मतलब है उठना, है ना, कई लोगों के दिल में ये उम्मीद उठी थी दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी सर्व्ड, है ना, एंड्स ऑफ जस्टिस, कि भाई जो जस्टिस है उसका जो समापन होगा, है ना, कि भाई जो न्याय है वो किस तरह से होगा, वुड बी सर्व्ड, है ना, उसको पाया जाएगा। यहाँ पे सर्व का मतलब है किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना। वुड बी सर्व्ड बाय द पनिशमेंट ऑफ दोज, कि भाई न्याय किया जाएगा, और किस तरह से न्याय किया जाएगा, न्याय को किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा, उन लोगों को दंड दिया जाएगा हु मोबिलाइज्ड द वांडाल्स, कि भाई जिन लोगों ने एकत्रित किया, मोबिलाइज्ड का मतलब है एकत्रित करना, वांडाल्स का मतलब है प्रॉपर्टी को विनाश करने वाले लोग, कि भाई काफ़ी लोगों को ये उम्मीद बंधी थी कि जस्टिस होगा, और जस्टिस किस तरह से होगा, उन लोगों को दंड दिया जाएगा जिन लोगों ने तोड़ फोड़ करने वाले लोगों को बाबरी मस्जिद पर एकत्रित किया और बाबरी मस्जिद को गिराया, है ना। तो ये है इस पूरी लाइन का मतलब, है ना। एक बार फिर समझें सारी की सारी लाइन को। इसका मतलब है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने खाली जगह को उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने खाली जगह को मतलब है कि ये जो बाबरी मस्जिद वाली जगह है वो जगह, है ना, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाली जगह को उन लोगों को सौंप दिया जो लोग मस्जिद को गिराना चाहते थे, ब्रॉट डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे लाना, गिराना चाहते थे और मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पहचाना था, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराने का जो कृत्य है ना, कि ये जो डेमोलिशन किया गया है ये बहुत ही बुरा कृत्य है और ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ साफ कानून का उल्लंघन है। तो कई लोगों के दिल में ये उम्मीद उठी थी, गेव राइज टू होप, कई लोगों के दिल में ये उम्मीद जगी थी कि भाई न्याय को प्राप्त किया जाएगा, एंड्स ऑफ जस्टिस, है ना, कि भाई जस्टिस का समापन किस तरह से होगा, जस्टिस वुड बी सर्व्ड, कि भाई न्याय होगा, न्याय को प्राप्त किया जाएगा, किस तरह से, बाय द पनिशमेंट ऑफ दोज, उन लोगों को पनिश करके, उन लोगों को दंड दिया जाएगा, हु मोबिलाइज द वांडाल्स, कि भाई जिन लोगों ने ये जो तोड़फोड़ करने वाले हैं इन लोगों को एकत्रित किया, यानी कि जिन लोगों ने भीड़ को जुटाया बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, उन लोगों को दंडित किया जाएगा, ऐसा कई लोगों को लगा था। आगे देखते हैं। A special CBI court in Lucknow has now cleared the remaining debris with an unconsignable judgment। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि भाई ए स्पेशल CBI कोर्ट, है ना, ए स्पेशल CBI कोर्ट, तो क्या किया इसने इन लखनऊ, है ना, कि भाई ये लखनऊ की एक CBI कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया, हैज़ नाउ क्लियर द रिमेनिंग डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब है मलबा, है ना, वही अवशेष जो होता है ना, कोई बिल्डिंग है उसका जो अवशेष जो होता है, उसका मलबा जो होता है ना, उसको कहा जाता है डेब्रिस। अ स्पेशल CBI कोर्ट इन लखनऊ हैज़ नाउ क्लियर्ड द रिमेनिंग डेब्रिस विथ एन अनकंसाइनेबल जजमेंट। अनकंसाइनेबल का मतलब होता है मॉरली अनएक्सेप्टेबल, नैतिक रूप से जिसे आप स्वीकार न कर सको, ऐसी कोई बात होती है ना, उसे हम बोलते हैं अनकंसाइनेबल जजमेंट। तो क्या किया गया कि ए स्पेशल CBI कोर्ट इन लखनऊ, कि भाई लखनऊ की जो एक स्पेशल CBI कोर्ट है उसने क्या किया है, क्लियर कर दिया मामले को, बिल्कुल साफ कर दिया, द रिमेनिंग डेब्रिस विथ एन अनकंसाइनेबल जजमेंट, है ना, कि भाई ये जो कुछ अवशेष जो बचा हुआ था ना, पूरा की पूरा जो कुछ अवशेष बचा हुआ था उसको पूरा की पूरा जो है अवशेष, कि भाई ये स्पेशल CBI कि मतलब कुल मिला के ये जो स्पेशल जो हमारी अदालत है CBI कोर्ट है, इसने क्या किया, जो ये फैसला दिया है बाबरी मस्जिद के संबंध में, स्पेशल CBI कोर्ट जो कि लखनऊ में इस मामले को देख रही थी, उसने ये जो फैसला दिया है, तो उसने क्या किया गया, एक तरीके से देखो ये प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई है बात कि बाबरी मस्जिद का जो थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ था, क्या था थोड़ा बहुत अवशेष, बाबरी मस्जिद का थोड़ा बहुत अवशेष था लोगों की उम्मीद, ये उम्मीद कि भाई जो बाबरी मस्जिद के जो अभियुक्त हैं इन्हें दंडित किया जाएगा, तो ये जो उम्मीद थी ना इसे कहा गया डेब्रिस। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद के कोई अवशेष बचे हुए थे, नहीं, यहाँ पे डेब्रिस का मतलब है, मलबे का मतलब है, अवशेष का मतलब है कि भाई एक उम्मीद थी लोगों की, एक विश्वास था, उस विश्वास को अवशेष कहा गया है। क्या विश्वास था लोगों का, ये विश्वास था कई लोगों का कि भाई बाबरी मस्जिद के मामले में जो लोग बाबरी मस्जिद को गिराने के जिम्मेदार हैं उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन अदालत ने क्या फैसला दिया, स्पेशल CBI कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इसने फैसला दिया है जिसे आप नैतिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। जजमेंट का मतलब है फैसला, है ना, कि भाई जो नैतिक रूप से आप जिसे गलत कह सकते हो, है ना, एक ऐसा फैसला दिया है ना, नैतिगत रूप से आप जिस फैसले को नहीं अपना सकते। तो ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो कि बाबरी मस्जिद का पूरे की पूरे जो अवशेष थे वे अब पूरे की पूरे जो है खत्म हो चुके हैं। आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, थ्रोइंग टू द विंड, है ना, अगला शब्द आया है थ्रो टू द विंड। थ्रो टू द विंड का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जिसके मतलब नेगेटिव
इसके परिणाम क्या होंगे, नेगेटिव परिणामों की चिंता किए बगैर कोई आप काम करते हो ना, है ना, कि भाई टू डू समथिंग विदाउट वरिंग, है ना, बिना चिंता के ना, कि भाई बिना चिंता के, है ना, कि भाई इसमें कितना रिस्क हो सकता है, इसके नेगेटिव परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना, तो इस बात की परवाह किए बिना जब आप कोई काम करते हो ना, तो उसको कहा जाता है थ्रो टू द विंड, कि हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं लेकिन फिर भी आपने अपने जहाज को चला दिया, आपने गाड़ी निकाल दी है ना, इस तरह से समझो इस वाक्य को। थ्रो टू द विंड का मतलब है कि भाई जैसे जहाज है, तो जहाज है, तो जहाज को हवा के विपरीत में नहीं चलना चाहिए ना, कि भाई हवाएं बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल है लेकिन फिर भी आपने जहाज चला दिया, इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसके कई खतरे हो सकते हैं, जिसके कई नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं ना, तो उन नेगेटिव परिणामों की चिंता किए बगैर जब आप कोई एक्शन लेते हो तो उसे कहा जाता है थ्रो टू द विंड। थ्रोइंग टू द विंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द डेमोलिशन। देखो सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा था ऑन द डेमोलिशन, कि भाई ये जो विनाश हुआ था, ये जो ध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का, इस ध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों की परवाह किए बगैर द ट्रायल कोर्ट की, ये जो लखनऊ की जो अदालत है ना, स्पेशल सीबीआई कोर्ट है ना, द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का, ट्रायल का मतलब एक तरीके से सुनवाई भी होता है, ट्रायल कोर्ट का मतलब है कि वो अदालत जिसमें सुनवाई चल रही है। द ट्रायल कोर्ट हैज़ इन इफेक्ट का मतलब है प्रभावी रूप से, गिवन का मतलब है दे दिया है, जुडिशियल लेजिटिमेशन, लेजिटिमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनन ठहराना, किसी चीज़ को कानूनी रूप से उचित ठहराना, लेजिटिमेशन टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट, कि भाई ये जो कुछ लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाया था, इस मूवमेंट को स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यायिक रूप से सही ठहरा दिया है, कि ये जो जजमेंट आया है ना, ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट ने राम जन्मभूमि मूवमेंट को न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से जो है उचित ठहरा दिया है। बाय एक्विटिंग, एक्विटिंग का मतलब है दोष मुक्त करार देते हुए, ऑल दोज, उन सभी लोगों को दोष मुक्त करार देते हुए, इंडाइटेड, इंडाइटेड का मतलब है जिन पर की आरोप था, जो कि अभियुक्त थे, इंडाइटेड फॉर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, तो ब्रिंग डाउन का मतलब है गिराना, नीचे लाना किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग को नीचे लाना, किसी बिल्डिंग को गिराना, टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर, कि भाई इस राम जन्मभूमि के स्ट्रक्चर को गिराने के लिए जो भी लोग षड्यंत्र करता थे, है ना, जो भी लोग अभियुक्त थे, है ना, इन सभी लोगों को निर्दोष करार देते हुए एक तरीके से क्या किया है, अदालत ने ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था इसे कानूनी रूप से उचित ठहरा दिया है। और ये जो फैसला एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो फैसला अदालत ने दिया है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के प्रतिकूल जाता है ना। थ्रोइंग टू द विंड्स का मतलब है इस बात की परवाह किए बिना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा था, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना कि भाई ठीक है हम इस विवादास्पद भूमि का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, ये घटना जो है एक तरीके से बहुत ही बुरी घटना थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता था कि भाई इसके जो अभियुक्त हैं उन्हें जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या किया गया, जो भी दोषी थे उन सबको जो है रिहा कर दिया गया। तो यही है थ्रोइंग टू द विंड्स का मतलब कि भाई नेगेटिव परिणाम की परवाह किए बिना जो है ये जो स्पेशल अदालत है उसने ये कदम उठाया। आगे देखते हैं। इट्स कंक्लूजन्स आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक। अब देखो इट्स कंक्लूजन्स आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक, इसका क्या मतलब हुआ। देखो ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, है ना, कि भाई कोई ऐसी बात जिसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम हो, है ना, उसको कहा जाता है ड्रास्टिक का मतलब एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। कि इट्स कंक्लूजन्स आर ड्रास्टिक एंड डिफाई, डिफाई का मतलब है विरोध में होना, है ना, विरोध में, अगर जैसे आपने कोई बात कही, अब उसके बात के विरोध में मेरी बात जाती है ना, तो इसका मतलब है मेरी बात आपकी बात को डिफाई करती है। एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट। इट्स कंक्लूजन्स, कि भाई ये जो अदालत जिसने ये फैसला दिया है इसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं आर ड्रास्टिक, ये जो नतीजे हैं ना ये बहुत ही आप कह सकते हो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम एक्सट्रीम छोर पे हैं ये नतीजे, है ना। आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक एंड, है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इस तरह से भी कह सकते हो, है ना, ड्रास्टिक को इस तरह से भी ले सकते हो कि भाई ये जो नतीजे उसने निकाले हैं ना ये नतीजे बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट, कि भाई जो तथ्य हैं, फैक्ट का मतलब है तथ्य, और जो तर्क हैं उन तर्क के विरोध में जाते हैं ये नतीजे जो कि वर्तमान में फैसला देते वक्त निकाले गए हैं स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं।
द कोर्ट्स फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब है कि भाई आपने क्या पाया, है ना, कि भाई जैसे आप किसी मामले को देख रहे हो तो इस मामले के दौरान आपने क्या पाया, क्या पता चला आपको, है ना, द कोर्ट्स फाइंडिंग, है ना। आगे देखते हैं, द कोर्ट्स फाइंडिंग दैट द डेमोलिशन वाज नॉट प्लान्ड इन एडवांस। देखो अब ये इसको कहा जाता है कि अब देखो एक निष्कर्ष निकाला गया, क्या निष्कर्ष निकाला गया कि भाई स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है इसने क्या पाया, इसने ये पाया कि ये जो डेमोलिशन हुआ, कि ये जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया है ना, वाज नॉट प्लान्ड इन एडवांस, इसे एडवांस में प्लान नहीं किया गया था। किसी चीज़ को जब आप एडवांस में प्लान करते हो ना, इसका मतलब है आप उसे पहले से ही बना लेते हो, है ना, उसका प्लान जो है आप पहले से ही बना लेते हो। तो कोर्ट का या फिर अदालत का ये पाना कि भाई जो बाबरी मस्जिद है ना, द कोर्ट्स फाइंडिंग, कि भाई अदालत का ये पाना दैट द डेमोलिशन, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया वाज नॉट प्लान्ड इन एडवांस, तो यह एडवांस में प्लान नहीं किया गया था। तो यह जो निष्कर्ष अदालत के द्वारा निकाला गया, ये निष्कर्ष जो है ना, फ्लाइज इन द फेस ऑफ, फ्लाइज इन द फेस का मतलब, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है, ये एक ईडियम है हमारी, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि कोई बात जो बिल्कुल स्पष्ट है उसके विरोध में जाना। टू कंप्लीटली अपोज व्हाट सीम्स नॉर्मल, कि भाई जो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है ना उसका विरोध करते हो ना जब आप, तब कहा जाता है कि यार ये तो बिल्कुल सीधा सीधा मतलब फ्लाई इन द फेस ऑफ का मामला हो गया, कि भाई जो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, आप उसी का विरोध कर रहे हो, है ना, उसी के खिलाफ आप बात कर रहे हो, इसे कहा जाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ, है ना। टू कंप्लीटली अपोज व्हाट सीम्स नॉर्मल, कि भाई उस चीज़ का विरोध करना जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल प्रतीत हो। तो ये जो निष्कर्ष निकाला स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, कि ये जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया इसको एडवांस में प्लान नहीं किया गया था। तो ये तथ्य जो है ना, ये सीधे सीधे विरोध में है किस चीज़ के, फ्लाई इन द फेस ऑफ एंट्री ऑफ मोर देन 100,000 वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक। सभी लोगों ने उस दौरान, जो भी लोग थे, जिन लोगों ने नज़ारा देखा या टीवी पे जिन लोगों ने नज़ारा देखा है ना, तो सीधा सीधा हमें देखने को मिला था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला था, एंट्री ऑफ मोर देन 100,000 वॉलंटियर्स, कि 1,000 से भी ज़्यादा स्वयंसेवक जो थे इन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, इनटू अयोध्या दैट डे, उस दिन। अब ये तथ्य जो है ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है, और आप कहते हो कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया गया, तो ये तो फ्लाई इन द फेस ऑफ हो गया, कि भाई जो बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है, जो बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, आप उस तथ्य को नकार रहे हो, आप उस तथ्य का विरोध कर रहे हो ना, कि अयोध्या में उस दिन जो है हजारों की तादाद में जो है लोग अयोध्या में घुसते हुए देखे गए, आर्म्ड विथ क्रोबार, क्रोबार एक तरीके का उपकरण होता है, जैसे आपके फावड़ा होता है, गेंती होती है ना, ये इसी तरह का एक उपकरण होता है लोहे का, उसको कहा जाता है क्रोबार। स्पेड का मतलब हो गया फावड़ा, हॉय का मतलब हो गया कुदाली, है ना, ये कुदाली हो गई, रोप का मतलब हो गया रस्सी। तो ये सारे कई उपकरण थे इन लोगों के हाथ में, हजारों की तादाद में ये जो स्वयंसेवक जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में प्रवेश किया, इन लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में कुदाली है, किसी के हाथ में रोप है, रस्सी है, किसी के हाथ में क्रोबार है ना। एंड एवरी इम्प्लीमेंट, यहाँ पे इम्प्लीमेंट का मतलब है टूल, उपकरण, है ना, एंड एवरी इम्प्लीमेंट नीडेड टू ब्रिंग डाउन अ स्टर्डी स्ट्रक्चर, है ना, एंड और इन लोगों के हाथ में हर वो उपकरण था जिसकी की जरूरत होती है गिराने के लिए, टू ब्रिंग डाउन मतलब गिराने के लिए, स्टर्डी का मतलब हो गया कठोर, कि भाई किसी भी कठोर स्ट्रक्चर को, है ना, किसी भी मजबूत बिल्डिंग को गिराने के लिए जिन जिन उपकरणों की जरूरत होती है वे उपकरण इन हजारों लोगों के हाथ में थे। टू अ स्टर्डी स्ट्रक्चर एंड क्लियर द साइट, क्लियर द साइट का मतलब है कि भाई जो साइट पे जो कुछ फैला हुआ है ना इसको बिल्कुल साफ कर दो, इसको क्लियर कर दो बिल्कुल। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये तो ऑब्वियस फैक्ट है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है। और अदालत ने जो निष्कर्ष निकाला ना, क्या निष्कर्ष निकाला अदालत ने, अदालत का निष्कर्ष है कि भाई ये जो डेमोलिशन हुआ इसको एडवांस में प्लान नहीं किया गया था। तो ये अदालत का जो निष्कर्ष है ये सीधे सीधे विरोध में जाता है ऑब्वियस फैक्ट के। तो ध्यान में रखना, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी ऑब्वियस फैक्ट के बिल्कुल विरोध में जब आप बात कहते हो ना उसे कहा जाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। तो ये है ऑब्वियस फैक्ट। ऑब्वियस फैक्ट है कि उस दिन हमें ये देखने को मिला था कि हजारों की तादाद में जो वॉलंटियर्स थे इन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, और इन लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में गेंती है, किसी के हाथ में रस्सी है, वो सारे उपकरण हैं जो कि किसी ढांचे को गिराने के लिए और किसी साइट को साफ करने के लिए जरूरी होते हैं ना। स्टर्डी का मतलब ध्यान रखना कठोर। आगे देखते हैं, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। देखो प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है समर्थक, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो राम जन्मभूमि से संबंधित जो मूवमेंट चलाया गया ना, तो इसके जो समर्थक थे, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट हेडेड बाय, जिनकी की अध्यक्षता, यहाँ पे हेड का मतलब है जिनकी की अध्यक्षता, इनका नेतृत्व किया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती, है ना, अमंग अदर्स, है ना, ये थे इनके
अध्यक्ष करने, अध्यक्ष किसके द्वारा किया जा रहा था? अध्यक्षता की जा रही थी इस पूरे की पूरे मूवमेंट की, समर्थन की, ये जो मूवमेंट चल रहा था, ये जो आंदोलन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता की जा रही थी लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। इसके अलावा अन्य लोग थे, मुरली मनोहर जोशी या फिर उमा भारती, अमंग अदर्स, ये अन्य लोग थे। हैड पोजिशनड देमसेल्व्स, है ना। तो उस वो जो नज़ारा था ना बाबरी मस्जिद के, ना, तो वहाँ पर इन लोगों ने स्थान घेरा हुआ था। हैड पोजिशनड देमसेल्व्स, ये वहाँ पर अपनी पोजीशन ले हुए थे, ये वहाँ पर उपस्थित थे। इन वांटेज पॉइंट्स, अब देखना ये जो शब्द है ना वांटेज, इस वांटेज पॉइंट का क्या मतलब होता है? वांटेज पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से आप चारों ओर का नज़ारा देख सको, है ना। वांटेज का मतलब होता है, ये जो शब्द आया ना VANTAGE, वांटेज का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां से आप चारों ओर के नज़ारे को अच्छी तरीके से देख सको। तो वो जो बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना हुई थी, तो ये लोग लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती हैं, ये ऐसे स्थानों पर खड़े हुए थे, ऐसे पॉइंट्स पे खड़े हुए थे जहां से ये पूरा की पूरा नज़ारा देख सके, है ना। टू विटनेस, विटनेस का मतलब है कि भाई आप साक्षी हो सको, आप किसी चीज को पूरी तरीके से देख सको। टू विटनेस द ओकेजन, ओकेजन का मतलब है ये अवसर, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराने का जो अवसर था ना, इसे गिराया जा रहा था, तो इन लोगों ने ऐसी पोजीशन ले रखी थी, ऐसे पॉइंट्स पे खड़े हुए थे जहां से बाबरी मस्जिद के गिराने को ये पूरी तरीके से देख सकें, उसको विटनेस कर सकें उस अवसर को। एंड सेलिब्रेट विथ प्राइड, और गर्व के साथ जश्न मना सके। सेलिब्रेट विथ प्राइड का मतलब है गर्व के साथ जश्न मना सके। किस चीज का गर्व के साथ जश्न मना सके? बाबरी मस्जिद को गिराने का जो है जश्न मना सके, है ना, सेलिब्रेट कर सके। What ought to have caused, यहाँ पे ध्यान देना, या तो ought to लगाओ आप या should लगाओ, एक ही बात है। ought to और should का मतलब चाहिए होता है, लेकिन हम ought to का प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी को दिखाना हो। What ought to have caused, देखो should have caused या ought to have caused या फिर should have प्लस वर्ब, यानी कि should have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ought to have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था। शेम एंड डिस्गस्ट, कि भाई इन लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया, यानी कि ये जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने का जो कृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया, इस एक्ट से, है ना, इस कृत्य से शर्म आनी चाहिए थी, इस कृत्य से डिस्गस्ट पैदा होनी चाहिए थी। डिस्गस्ट का मतलब है घृणा पैदा होनी चाहिए थी। ये ऐसा कृत्य है कि भाई जिसे करते वक्त आपको शर्म आनी चाहिए थी, जिसे करते वक्त आपको आपके दिल में नफरत, आपके दिल में घृणा पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इन्होंने जो है जश्न मनाया, इन्होंने उत्सव मनाया। तो ध्यान देना, देखो किस तरह से पूरा वाक्य लिखा हुआ है कि भाई ये इन लोगों ने उन स्थानों पर ये लोग खड़े हो गए जहां से इस पूरे की पूरे नज़ारे को देख सकें, बाबरी मस्जिद के गिराने के नज़ारे को देख सकें और इसके गिराए जाने का उत्सव मना सकें, है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, है ना, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कि होना ऐसा चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये जो कृत्य हो रहा था, इस कृत्य को देखकर शर्म आनी चाहिए थी, इस कृत्य को देखकर घृणा पैदा होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं कि इट इज इंडीड ट्रू, यह वास्तव में सत्य है, दैट इट इज नॉट इजी टू प्रूव अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब मैंने आपको बताया कि षड्यंत्र। एज इट इसेंशियली टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, है ना, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, टेक प्लेस इन सीक्रेट। अब डिटेल देखो क्या बात करना चाह रहा है कि इट इज इंडीड ट्रू, कि वास्तव में ये बात सत्य है। इट इज नॉट इजी टू प्रूव अ कॉन्स्पिरेसी, कि भाई कोई भी जो षड्यंत्र होता है उस षड्यंत्र को प्रूव करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, जो भी षड्यंत्र होते हैं, इन्हें चुपचाप सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जाता है ना, कि भाई ये जो सीक्रेट है ना, मतलब चोरी, सीक्रेट का मतलब है टेक प्लेस इन सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब है गुप्त तरीके से, कि भाई जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है उसे गुप्त तरीके से घटित होती है, कॉन्स्पिरेसी को गुप्त तरीके से अंजाम दिया जाता है, इसलिए इस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव कर पाना आसान काम नहीं होता। दिस इज वेयर कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंसेस। अब देखना, ध्यान देना क्या मतलब है एडिटोरियल की लाइन का, समझना बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से समझना। पहली बात एडिटोरियल ने क्या कही कि भाई कोई भी षड्यंत्र जो होता है उसे गुप्त तरीके से अंजाम दिया जाता है, इसलिए उस षड्यंत्र को प्रूव कर पाना आसान नहीं होता। अब यहीं जाके मामला आता है, दिस इज वेयर कोर्ट्स, यहीं जाके मामला आता है कि जो विभिन्न अदालतें होती हैं उन्हें इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निष्पत्ति, कि आपने के सामने इतने सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो आप कॉन्स्पिरेसी को प्रूव तो नहीं कर सकते। अब यही अदालत जो है, यही अदालत का रोल आता है कि अदालत को क्या करना चाहिए, एक स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए। मस्ट ड्रॉ रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब है जो लॉजिकल हो, जो तार्किक हो, है ना, जो तर्क रूप से, जिसको आप तर्क से उचित ठहरा सको। मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंस का मतलब है निष्कर्ष निकालना, कि भाई यही अदालत का काम आता है कि अदालत को क्या करना चाहिए, उन्हें जो है एक तरीके से स्पष्ट रूप से खींचना चाहिए, है ना,
लॉजिक का काम लेते हुए ना बिल्कुल लॉजिकल रूप से अदालत को क्या करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियाँ। अब यहीं पर अदालतों का काम आता है कि अदालतों को क्या करना चाहिए, परिस्थितियों को ठीक तरह से देखना चाहिए और उन परिस्थितियों को ठीक तरह से देख के रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से निष्कर्ष निकालने चाहिए कि क्या वास्तव में कॉन्स्पिरेसी हुई थी या नहीं हुई थी। बट इन अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस नेचर, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी की हम बात करें ना, इस तरह का जो नेचर, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेसी बाबरी मस्जिद के केस में रची गई, इस कॉन्स्पिरेसी, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, इट इज़ ईजी टू सी, यह देखना बहुत आसान है, दैट दोज इन्वॉल्व वर, कि भाई जो लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, मार्चिंग अंडर अ बैनर, ये सारे की सारे अभियुक्त मार्चिंग, मार्चिंग का मतलब है चल रहे थे, है ना, मूव कर रहे थे, मार्चिंग अंडर अ बैनर, ये एक बैनर के तरह चल रहे थे। बोलते हैं ना कि भाई हम इस झंडे के नीचे हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हैं, हम इस कंपनी के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई, इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी लोग शामिल थे, तो ये देखना बहुत आसान है कि जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वे चल रहे थे अंडर अ बैनर, है ना, एक बैनर के तले, है ना, आप ये कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वे काम कर रहे थे। एन इमेज द सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रिफर्ड टू, है ना, और ये जो बैनर है ना, कि भाई आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है एक तरीके से आरएसएस का रेफरेंस दिया जा रहा है ना। एन इमेज द सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रिफर्ड टू, कि भाई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार संदर्भित भी किया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर इशारा भी किया था। एन इमेज द सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रिफर्ड टू, रिफर टू का मतलब है इसका संदर्भ देना। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैनर के संबंध में एक बार कहा भी था, वाइल, किस दौरान कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, इंग्रेडिएंट्स का मतलब है घटक, कि भाई कोई चीज़ मिलके बनी है तो उसके घटक क्या क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट एक बार एक्सप्लेन कर रहा था, एक बार व्याख्या कर रहा था कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है, कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को गिराने का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के घटक क्या क्या हैं, है ना, इस षड्यंत्र के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इस बारे में जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैनर की ओर इशारा भी किया था। तो यही एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं। इन दिस केस, है ना, कि ये जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन का जो केस है, इस केस की अगर हम बात करें ना, तो इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, है ना। इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया एकत्रीकरण, लोगों को जमा करना, एक लोगों को इकट्ठा करना, है ना। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड द परपर्टेड इंटेंट, परपर्टेड, है ना, परपर्टेड का मतलब होता है तथाकथित, परपर्टेड का मतलब होता है तथाकथित, इंटेंट का मतलब है इरादा, टू असेंबल ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोब, इसके अलावा, देखो अब यहाँ पे आएगा, इसके अलावा द कोर्ट हैड, कि भाई अदालत के पास थे, क्या थे अदालत के पास, पर्याप्त सबूत थे। तो देखो एक तो क्या था कि भाई राजनीतिक रूप से एकत्रीकरण किया गया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया गया, राजनीतिक रूप से भीड़ को इकट्ठा किया गया, है ना, और एक तथाकथित इरादा था। क्या था तथाकथित इरादा, कि भाई लोगों को एक खास दिन पे इकट्ठा करने का तथाकथित इरादा था। इनके अलावा ये बातें तो थी ही सही कि लोगों को राजनीतिक रूप से मोबिलाइज किया गया, लोगों को राजनीतिक रूप से जो है इकट्ठा किया गया, इसके अलावा एक तथाकथित उद्देश्य था, है ना, एक तथाकथित इरादा था कि भाई उस दिन लोगों को जो है इकट्ठा होना है। तो ये बात अदालत को पता थी। इसके अलावा अदालत को और क्या बातें पता थी, द कोर्ट हैड विथ इट सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस का मतलब होता है पर्याप्त प्रमाण, कि भाई जो अदालत है उसके पास ये बातें तो थी, ये बातें तो अदालत को पता ही थी। इसके अलावा अदालत के पास पर्याप्त प्रमाण थे किस बात के, दैट देयर वाज स्टडीड इन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज स्टडीड इन एक्शन, इन एक्शन का मतलब है किसी तरह का एक्शन न लेना। तो यहाँ पे स्टडीड इन एक्शन का मतलब है कि भाई बहुत ही सोचा समझा तरीके से जो राज्य था, यानी कि जो आप कह सकते हो कि भाई एक तरीके से राज्य की तरफ से, कि भाई उत्तर प्रदेश की तरफ से जो एक्शन लिया जाना था वह एक्शन नहीं लिया गया, और ये सोच समझ के नहीं लिया गया एक्शन। हुज चीफ मिनिस्टर, कि भाई किस राज्य की बात की जा रही है, यूपी की बात की जा रही है, जिसके कि मुख्यमंत्री वाज वन ऑफ द अक्यूज्ड, ये भी एक आरोपी थे, वाज वन ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब है यहाँ पे आरोपी, है ना, अभियुक्त। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देखो अदालत के पास में कितनी सारी बातें हैं, अदालत के पास में कई सारी बातें हैं। अदालत के पास में, अदालत को ये भी पता था कि भाई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया गया लोगों का, इसके अलावा
पर्पटेड इंटेंट कि एक इरादा था, जिस इरादे के तहत लोगों को एक पर्टिकुलर डे के दिन इकट्ठा करना था। तो कोर्ट के पास आप कह सकते हो कि पर्याप्त प्रमाण थे, है ना, इस बात के पर्याप्त प्रमाण थे कि भाई सोच समझ के राज्य की तरफ से ये जो डेमोलिशन किया गया, इस डेमोलिशन को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया। इस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर थे वे भी एक आरोपी थे। एंड द अनएम्बिग्यूअस, देखो अभी पूरा की पूरा वाक्य चल रहा है तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आप सारी लाइन क्लियर होती चली जाएगी। एंड द अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। एंड द अनएम्बिग्यूअस एंड ओपन थ्रेट्स टू द स्ट्रक्चर voiced by many of the movements protagonist है ना। एंड द अनएम्बिग्यूअस एंड ओपन थ्रेट्स, खुले रूप से धमकी देना है ना, खुले रूप से धमकी देना है। एंड द अनएम्बिग्यूअस, स्पष्ट रूप से। एंड द ओपन थ्रेट्स टू द स्ट्रक्चर वॉइस्ड बाय, कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, कि ये जो बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर है ना, इसको स्पष्ट रूप से और खुले तरीके से जो है गिराने के लिए वॉइस्ड बाय मैनी ऑफ द मूवमेंट। वॉइस्ड बाय का मतलब है यहाँ पे समर्थन करना, ये जो वॉइस्ड बाय लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे समर्थन करना। मैनी ऑफ द मूवमेंट्स प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र। जैसे कोई नाटक है, उसका जो मुख्य पात्र होता है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। तो ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के जो कई मुख्य पात्र थे, इन्होंने खुल के जो है स्पष्ट तरीके से इस स्ट्रक्चर को गिराने का जो है समर्थन किया गया है ना। तो ये जो सारी की सारी बातें थी, है ना, तो अदालत ने इन बातों को भी जो है संज्ञान में नहीं लिया, अदालत ने जो है इन बातों को भी नहीं देखा। आगे देखते हैं। तो देखो अगला जो है क्या लिखा हुआ है, अगला एडिटोरियल बात करता है कि भाई द डिसेंबलिंग कल्याण सिंह, कल्याण सिंह कौन थे, उस समय के मुख्यमंत्री थे, यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री थे, और ये भी इस केस में एक आरोपी थे। द डिसेंबलिंग कल्याण, देखो डिसेंबल का मतलब क्या होता है, डिसेंबल का मतलब होता है छिपाना। जब आप अपने वास्तविक इरादों को छिपाते हो तो उसे कहा जाता है डिसेंबल करना। तो देखो कल्याण सिंह के लिए कहा गया है, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे यूपी के, इन्होंने छिपाया, है ना, इन्होंने जो है छिपाया, किस चीज़ को छिपाया इन्होंने, देखते हैं आगे पता चलेगा हमें। द डिसेंबलिंग कल्याण सिंह हैड गिवन, तो ये जो कल्याण सिंह है इन्होंने दे दी थी, क्या दे दिया था इन्होंने, हैड गिवन व्हाट, इन हिंड साइट। हिंड साइड का मतलब है कि पश्च दृष्टि, हिंड साइड का मतलब होता है पश्च दृष्टि। पश्च दृष्टि का मतलब होता है कि भाई पहले तो आपको समझ में नहीं आया मामला, लेकिन जब आपने पूरा मामला खत्म हो गया, इसके बाद में जब आपने मामले की तहकीकात की, तब आपके अगर समझ में आता है तो उसे कहा जाता है हिंड साइड। हिंड साइड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन्ड, कि भाई कोई घटना जब घटित हो चुकी है उसके बाद में जब आपको मामला समझ में आता है तो उसे कहा जाता है हिंड साइट, है ना। तो पहले तो क्या हुआ कि भाई ये जो कल्याण सिंह है इन्होंने जो है छिपाने की कोशिश की, है ना, हैड गिवन, इन्होंने क्या किया था, हैड गिवन व्हाट इन हिंडसाइट वाज एन ऑब्वियस फॉल्स अश्योरेंस टू द हाईएस्ट कोर्ट, है ना, कि भाई क्या हुआ था कि ये जो कल्याण सिंह थे इन्होंने जो है एक तरीके से आश्वासन दिया था, किसको, कोर्ट को आश्वासन दिया था। एंड द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है लोगों को एकीकृत करना, अखंड बनाना, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, की भाई एक काउंसिल है हमारी, एक सभा है जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसके अलावा द हाईएस्ट कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट है, इनको। तो कल्याण सिंह जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को ये आश्वासन दिया था, क्या आश्वासन दिया था, दैट नथिंग बट अ सिंबॉलिक कार सेवा वुड टेक प्लेस, कि बाबरी मस्जिद का जो स्थान है वहाँ पर कुछ नहीं होगा, दैट नथिंग, सिर्फ, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिवाय, किसके सिवाय, अ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा, कार सेवक जो लोग हैं उनके द्वारा की जाएगी। टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, कि ऐसा होगा, वुड टेक प्लेस, कि भाई जब आशंका जताई जा रही थी कि वहाँ पे जो है बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो सकता है, इस संबंध में जो है आशंका जताई जा रही थी, तो क्या हुआ, जो उस समय के जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक आश्वासन दिया, और ये आश्वासन जो था ना, इसमें छिपा हुआ था, मतलब एक तरीके का छिपाया उन्होंने, है ना, एक झूठा आश्वासन दिया उन्होंने, है ना, कि भाई इसमें जो है छिपाने की कोशिश की गई। अब आगे हम समझेंगे कि भाई किस चीज़ को छिपाने की कोशिश की गई। तो ये जो कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक आश्वासन दिया, इस आश्वासन में ये बात छिपी हुई थी, इन्होंने आश्वासन दिया, ऑब्वियसली मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट, जिससे कि सबको दिखाई दे, उसे कहते हैं ऑब्वियसली, फॉल्स अश्योरेंस, एक झूठा आश्वासन था। और हमें कब पता चला कि ये आश्वासन झूठा था, जब हमने इस केस को बाद में देखा, इस पूरे की पूरे मामले को हमने हिंड साइड, पीछे समझने की कोशिश की, तो हमें ये नजर आया कि भाई ये मामला, आश्वासन जो है झूठा था। क्या आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट को और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को ये आश्वासन दिया गया था कि भाई बाबरी मस्जिद नामक ये जो स्थान है, यहाँ पर कार सेवक जो हैं वे प्रतीकात्मक रूप से इकट्ठे होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में पाया गया कि भाई ये जो आश्वासन था ये झूठा था। बाद में पाया गया कि भाई पहले से ही पता था कि ये जो कार सेवक हैं ये बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा हमें जो है बाद में नजर आया। हिंड साइड का मतलब पीछे से देखने पर हमें ऐसा पता चला, है ना। आगे देखते हैं।